नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 28 जून 2024 और आज भी आपका सीपीओ का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं सिर्फ एनालिसिस ही नहीं करवाऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट दूंगा जो आने वाले सभी एग्ज़ाम पे सीधे आपको कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नज़र आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज फिर बता दूं, एक क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी प्रश्न ये वाली जो ई बुक आप देख रहे हैं लोगों, यहीं से आए हैं। जिन बच्चे को लगता है कि मैं हवाबाजी करता हूँ तो आपको मैं साक्ष्य भी प्राप्त करवा सकता हूँ कि कैसे है। मैं आपको पेपर कटिंग दिखा सकता हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ है, ये क्वेश्चन यहाँ है। चलिए शुरू करते हैं। बाद बाकी आप लोग समझदार हैं, गहराई से पता चल जाता होगा कि भाई क्या सच है और क्या गलत है। देखिए ये आपका जो है ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप कोई भी हमारा का जो कंटेंट है वो ले सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके भी व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज करके आप जो सा भी कंटेंट चाहिए आप ले सकते हैं। अभी रेलवे का, एसएससी का ई बुक ये सब जो है अवेलेबल है, बीएसएससी का भी है। चलिए शुरू करते हैं। बाद बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? एक दिन नहीं हजारों दिन बताएं। जब भी मैं आपका समाज सुधारक का जो समाज है उनके बारे में जिक्र किया तो मैंने सभी समाज सुधारक के द्वारा लिखे गए इम्पोर्टेंट जो है किताब बताया। जैसे ज्योतिबा फुले के द्वारा गुलामगिरी है ना, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश, कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश। राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी, कौन सा? संवाद कौमुदी। ये सब तो इस प्रकार से आपको मैंने बताया। तो इसी में से आज एक छपा है ना कि भाई गुलामगिरी के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले है। ये पुस्तक जो है किस भाषा में लिखे गए हैं ये आपको सीजीएल वगैरह डिमांड करेगा, तो बताइएगा। मराठी भाषा में लिखा गया है ना। सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। कब होती है? 1873 में। कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र के अंदर होती है। देखिए ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले, जिसे इंडिया में प्रथम लेडी टीचर यानी महिला टीचर, महिला शिक्षक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बालिकाओं के लिए स्कूल खुलवाई थी। ठीक है मेरे भाई, तो इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन जो महिलाओं के लिए कॉलेज खुलवाने का काम किए थे वो कर्वे साहब किए थे। तो ये दोनों अलग अलग बात है। बालिकाओं के लिए स्कूल और महिलाओं के लिए कॉलेज, ये दोनों अलग अलग बात हो जाएंगे, है ना। क्योंकि कॉलेज पढ़ने के एज में जो है बालिका छोटी नहीं रहते, युवती हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार से दोनों बात ध्यान रखेंगे। जो स्कूल की बात होती है वो सावित्रीबाई फुले खोलते हैं, और जो कॉलेज की बात होते हैं लड़कियों या महिलाओं या बालिकाओं के लिए वो होते हैं कौन भैया? कर्वे साहब। दोनों बात ध्यान रखेंगे। जंगलनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष साहब है। मैंने नामा पे बहुत सारे पुस्तक आपको बताया है, अकबरनामा, जंगलनामा, हुमायूं नामा, बाबरनामा, है ना, ये शाहजहां नामा इनायत खान का। तो ये सभी के सभी पुस्तक आपको ध्यान रखना है। एक शाहनामा भी है फिरदौसी का, एक जफरनामा भी है गुरु गोविंद सिंह का, है ना। तो इस प्रकार से नामा वाला पुस्तक भी आप याद रखना है। वेटिंग फॉर वीजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब है। देखिए भीमराव अंबेडकर साहब से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदिर प्रवेश आंदोलन या मंदिर शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो आप कहेंगे 1927 में भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा चलाया गया था। एक इसी प्रकार की और भी इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन कौन किए थे? तो भीमराव अंबेडकर साहब किए थे। देखिए भीमराव अंबेडकर साहब ही वह शख्स है कि 1930, 1931 और 1932 में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो है यहाँ से लंदन गए थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर साहब। इसके अलावा जो आपका भीमराव अंबेडकर साहब का किताब बता ही दिया था। भीमराव अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है 1932 में, इसे पूना समझौता का नाम दिया जाता है। ये भी आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस कलाकार को राय नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री मिला था? इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, तो राम सहाय पांडे साहब हो जाएंगे। देखिए मध्य प्रदेश में राय ये काफ़ी पूछे जाते हैं, जवारा ये काफ़ी पूछे जाते हैं, मटकी, है ना, मांडू महोत्सव, है ना, भगोरिया त्यौहार, कौन सा? भगोरिया त्यौहार, ये सभी के सभी जो हैं आपके कहाँ पे? मध्य प्रदेश में मनाते हैं। लोक रंग उत्सव, और लिख लीजिएगा लोक रंग उत्सव, ये भी आपके मध्य प्रदेश में ही मनाए जाने वाली त्यौहार है। मध्य प्रदेश से और क्या क्या आप देख सकते हैं? सांची का स्तूप देख सकते हैं, भरहूत स्तूप देख सकते हैं जो सतना में है। सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के सांची में है। सांची से और भी चीज़ आप सीख सकते हैं। इंडिया में पहला सौर शहर का दर्जा सांची को दिया गया है। तो ये सब कुछ मध्य प्रदेश के बारे में आप जानकारी रखेंगे। भीमबेटका का गुफा है, बाघ गुफा है ना। इसके अलावा आपका
बाघ गुफा हो गया, भीमबेटका का गुफा हो गया, उदयगिरी का गुफा हो गया। इनके अलावा मध्य प्रदेश में आएंगे तो आपका है ना बांधवगढ़ नेशनल पार्क काफ़ी बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, कूनो नेशनल पार्क काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो ये सब मध्य प्रदेश के प्रॉपर्टीज़ हैं और नेचुरल साइट, हेरिटेज वगैरह, तो आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा वर्ष 2023 में नाचा के लिए डोमार सिंह कुंवर को पद्मश्री दिया गया था। ये डोमार सिंह कुंवर छत्तीसगढ़ राज्य से ताल्लुकात रखते हैं। 2023 में पंडवानी गायक उर्सा वार्ले को भी जो है पंडवानी के लिए पद्मश्री दिया गया था। ये भी छत्तीसगढ़ से ही ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए पंडवानी के लिए तीजन बाई को आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस, आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तीजन बाई किससे संबंधित है ना, गिरजा देवी किससे संबंधित है। तो इस प्रकार में तीजन बाई को किस में याद रखेंगे, पंडवानी में। तो पंडवानी के लिए ही उषा वार्ले को 2023 में पद्मश्री दिया गया था। 2024 में कथक नृत्य के लिए पंडित रामलाल बरेठ को पद्मश्री दिया गया है। ये भी छत्तीसगढ़ राज्य से ही बिलोंग करते हैं। ऊपर के तीनों जो आपने पॉइंट अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये तीनों के तीनों छत्तीसगढ़ राज्य के कलाकार हैं। 2024 में पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये कौन से नृत्य से जो है ताल्लुकात रखते हैं, तो भरतनाट्यम से रखते हैं। 2022 में आर मुथु कनमल को है ना भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री दी गई। तो ये कौन है, ये लेडीज है एक्चुअली, है ना। तो ये आर मुथु कुनमल जो है ये 2022 में भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री प्राप्त की थी। नालनी कमालनी अस्थाना, ये अस्थाना फैमिली से है, 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये कथक की जोड़ी है, कथक नृत्य से संबंधित जोड़ियां हैं। 2019 में नर्तकी नटराज को भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री दिया गया था। और नर्तकी नटराज अपने सेक्टर के, अपने मतलब अपने प्रकार में पहली ऐसा मतलब जो लेडी है कि शास्त्रीय नृत्य के अंदर पद्मश्री प्राप्त किया है, यानी ये ट्रांसजेंडर महिला है। ठीक है। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का नृत्य नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। तो बाय ऑप्शन ही कर सकते हैं इसको, फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, फिर भी मैं आपको बताऊं इसी ऑप्शन में से कोई ना कोई 3 गो रहा होगा, 1 गो अलग रहा होगा और आप पकड़ लिए होंगे। ये अपना टॉपिक वाइज का पेपर कटिंग है, जैसा कि आप देख रहे हो। माफ़ करना दोस्त, ये बीच में हमने टुडे एग्जाम इसलिए लिख दिया है क्योंकि बहुत सारे लोग बिना मेहनत के ही रसगुल्ला खाना चाहते हैं। ऐसे उसको लगता है कहीं से गिरे और मैं खा लूँ और मैं नाम कमा लूँ। ठीक है भाई, तो बिना मेहनत के ही कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत बैठे हैं, इसीलिए मैं बीच बीच में अपना जो है टुडे एग्जाम लिख देता हूँ ताकि कॉपी ना कर पाए। ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका जो है उड़ीसा से हो जाएगा, है ना, उड़ीसा से हो जाएगा, है ना। उड़ीसा के कौन कौन नृत्य, माफ़ कीजिएगा, तो उड़ीसा में आपका आ जाएगा तो मुदारी, पाइका, गरुड़ वाहन, गोटी पुआ काफ़ी पूछे जाते हैं। मयूरभंज का छौ छौ 3 जगह सरायकेला और पुरुलिया में भी होता है। बाघा नाच, घुमरा नाच, दसकथिया नृत्य, दलखाई नृत्य, डंडा नाच, चैती घोड़ा, किसावादी, ये सब भी आपके उड़ीसा में होते हैं। बाद में कि उड़ीसा का देख लिया तो छत्तीसगढ़ का देख लीजिए। आने वाले शिफ्ट में या फिर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ आपका इंतजार करेगा। चंदेनी, पंडवानी, राउत नाचा, सैला, कर्मा, गौर मारिया एक्चुअली, पंथी, सुआ, मुंडारी। मुंडारी झारखंड में भी होता है, छत्तीसगढ़ में भी होता है। फर्स्ट चॉइस जो है झारखंड को रखिएगा, अगर छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों ऑप्शन में है। क्वेश्चन में लिख दिया हूँ, ठीक है भाई, ताकि आप गलत करके ना आ जाओ। ठीक है, चलते हैं आगे। अनुच्छेद 177 का संबंध डायरेक्ट पूछा है या फिर कुछ इस प्रकार से पूछा है कि राज्यों के अंदर महाधिवक्ता को जो है ना उनके संसदीय कार्यवाही में जो भाग लेने का अधिकार होता है वो किस आर्टिकल में वर्णित है। तो आर्टिकल 177 में वर्णित है कि भाई राज्यों के अंदर जो महान्यायवादी जो राज्य के सबसे बड़े विधिक अधिकारी भी होते हैं, तो जो उनके विधानसभा या विधान परिषद जहाँ पे है उनके जो कार्यवाही होते हैं उनमें जो बैठने की, भाग लेने की जो उनकी मतलब छूट है वो आर्टिकल 177 के अनुसार है, लेकिन वो वोटिंग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे केंद्र में महान्यायवादी भी संसद के कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं परंतु वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, जरूर याद रखिएगा, है ना। देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल साहब के द्वारा किया जाता है आर्टिकल 165 के अनुसार। ये राज्य में सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। उसी प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और केंद्र में यह सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। जैसे अभी वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमनी है और अपना अपना राज्य के अलग अलग महाधिवक्ता होते हैं, तो याद रखना इतना ठीक नहीं है और न पूछेगा। राज्यपाल का संबोधन अनुच्छेद 176 में किया जाता है ना। राज्यपाल का जो संबोधन होता है वो 176 आर्टिकल में वर्णित है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 में है, वहीं राज्यपाल का अध्यादेश 213 में है। राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 में है, वहीं राज्यपाल का क्षमादान आर्टिकल 161 में है। राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में है, राज्यपाल का पद 153 में है। 101 जोड़ना है सिंपली। 153 ही वो आर्टिकल है जो राज्यपाल को एट अ टाइम एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पे कार्य करने की जो है छूट
देती है। तो आर्टिकल 153 को भी याद रखना है। इसी बात को अगर संवैधानिक संशोधन के तौर पे आप लेंगे तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह बात कहा गया है कि भाई एक ही आदमी एक ही समय पे एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पे सेवा दे सकते हैं। तो चाहे किधर भी से पूछे आपको आना चाहिए, चाहे आर्टिकल के रूप में पूछे, संशोधन के रूप में पूछे। एक प्रश्न पूछा गया है, सर्वाधिक वर्षा वाला विश्व में कौन सा स्थान है? एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। ये मासिन राम में है। मासिन राम कहाँ पे है? मेघालय में है। और मेघालय की ये किस पहाड़ी श्रृंखला में आएंगे? तो आप कहेंगे खासी पहाड़ी का भाग होगा ये, है ना। खासी पहाड़ी क्या जो है क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ जो स्पेसिफिक जगह है उसका नाम मासिन राम है। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब मासिन राम में रिकॉर्ड किया गया है। देखिए मेघालय में गारो खासी जयंतिया पर्वत भी है और जनजाति का नाम भी है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। भारत में वर्षा का अधिकांश स्रोत कहाँ से आता है? तो आप कहोगे सर अरब सागर से आती है, और दूसरे स्थान पे बंगाल की खाड़ी से आती है वर्षा का स्रोत, है ना। भाई वर्षा कैसे होता है? वाष्पीकरण होगा तब वर्षा होगा। तो यहाँ पे जल जो स्रोत है वो सबसे ज़्यादा कौन सा? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है ना। अरब सागर पश्चिमी किनारा है, बंगाल की खाड़ी पूर्वी किनारा है। तो ये दो जल स्रोत जो है, अब ये सागर क्या होता है? तो महासागर का ही पार्ट है। जैसा कि मैंने बहुत बार आपको बता चुका हूँ, खाड़ी किसे कहते हैं, सागर किसे कहते हैं। अरब सागर भी हिंद महासागर का पार्ट है, बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का पार्ट है। तो बंगाल का सागर नाम क्यों नहीं हुआ, उसका खाड़ी क्यों नाम हुआ? तो इसके रीजन है कि कितने तरीके से कौन घिरा रहेगा तो खाड़ी नाम पड़ेगा, कितने तरीके से घिरा रहेगा तो अरब सागर नाम पड़ेगा, गल्फ नाम पड़ेगा अगर संकरा है तो, है ना। तो इस प्रकार से वो चीज़ मैं कई बार आपको डिस्कस कर दिया हूँ। आई होप आप समझते होंगे, ग्रेजुएट करके आए हैं तो आप तो समझदार ऐसे ही हैं। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। कौन से मानसून में? दक्षिण पश्चिम मानसून में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत के साउथ रीजन में जो कम वर्षा होते हैं इसके कई कारण हैं, जिसमें प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी घाट का होना। पश्चिमी घाट एक दीवार की तरह कार्य करता है जो आर्द्रता को आगे नहीं बढ़ने देता है, रोकने का काम करता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा भारत के राज्यों में भारत के दक्षिणी राज्यों में, यहाँ पे साउथ लिख लीजिएगा, साथ लिखा गया है। हम साथ साथ चलेंगे नहीं भाई, तो आपको आगे जाना है, मैं पीछे रह गया, है ना। देखिए भारत के साउथ राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा से जो वर्षा होती है ये तमिलनाडु वगैरह में होती है, इनको ध्यान रखना है। इनके अलावा भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग जैसे हरियाणा, पंजाब इत्यादि में सर्दी के समय में जो वर्षा होती है इसका कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ होता है। और ये पश्चिमी विक्षोभ का जो उत्पत्ति है ये किस सागर से होती है? तो भूमध्य सागर से होती है। भूमध्य सागर वो सागर है, देखने में छोटा, सुनने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन दुनिया की जो सबसे बड़ी नील नदी है, सबसे लंबी नदी, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी अमेजन है, सबसे लंबी नदी नील नदी है, वो लेक विक्टोरिया से निकलकर भूमध्य सागर में ही गिरती है। तो आप समझ सकते हो कि इस हिसाब से भी भूमध्य सागर महत्वपूर्ण है। लाल सागर से भूमध्य सागर को अलग करने वाला सुएज नहर, ये भी एक अलग ही बला है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, वर्षा का जल को शुद्ध जल माना जाता है ना। इसे अशुद्ध जल भी आप कह देते हो। देखिए वर्षा का जल शुद्ध जल कब तक है? जब तक पृथ्वी पे नहीं गिरा है। पृथ्वी पे जैसे ही गिरता है उसमें कई सारे चीज़ मिल जाते हैं तो शुद्ध नहीं रह जाता है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा रेन गेज में रेन गेज से वर्षा को मापते हैं। केरल तथा दक्षिणी भारत के मानसून से पूर्व जो वर्षा आती है उसे आम्र वर्षा, मैंगो सावर या फिर कॉफ़ी सावर या फिर चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। इसी प्रकार की एक वर्षा पश्चिम बंगाल में आती है जिसे काल बैसाखी कहते हैं, जहां ये साउथ में फसलों को फ़ायदा पहुंचाता है, यानी पॉजिटिव वाइब्स देता है, वहीं पे बंगाल में निगेटिव वाइब्स देता है, क्षति पहुंचाता है, काल बैसाखी। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा कोजागिरी पूर्णिमा का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये CGL में भी पूछा था, ई बुक में भी मिलेगा आपको। कोजागिरी पूर्णिमा देखिए ऐसा बिहार में भी मनाया जाता है, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। हमारे यहाँ खुद ही होता है कोजागिरी पूर्णिमा, मखान खाया जाता है इसमें। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे महाराष्ट्र आंसर लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा होता है कोजागिरी पूर्णिमा। ठीक है भाई। इनके अलावा महाराष्ट्र में अन्य प्रमुख त्यौहार जैसे गुड़ी पाड़वा, बुद्ध पूर्णिमा, शिवाजी जयंती, गणपति उत्सव, दही हांडी उत्सव, हल्दी कुमकुम जो सुहागन लेडियाँ करती है, तो ये सभी के सभी जो हैं आपके महाराष्ट्र के त्योहारों में से हो जाएंगे। अगर नृत्य वगैरह की बात यहाँ पे कर लेंगे तो यहाँ पे लावनी हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा, कोली हो जाएगा, फुगरी हो जाएगा, लेजिम हो जाएगा, है ना। ये सब जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में आप जो है डांस देख सकते हैं, नृत्य देख सकते हैं। महाराष्ट्र की लोक कला में आएंगे रंगोली। ये जो है आपका सतह पे बनाया जाने वाला जो है, मैं भी बना लेता हूँ रंगोली, है ना। सूखा रंग से बनाया जाता है इस प्रकार से, दिवाली या फिर कोई भी ओकेजन नहीं, मतलब कभी भी बना सकते हैं लोग, जनरली लोग बनाते ही रहते हैं। वर्ली पेंटिंग, ये पेंटिंग है जैसे मिथिला पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग, है ना, फुलकारी चित्रकला, फर चित्रकला, व्यक्ति चित्रकला, सोहराई खोबर, उसी प्रकार से वर्ली को समझ लीजिए महाराष्ट्र का है। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा महाराष्ट्र में स्थित
प्रमुख पुरातात्विक स्थल दैमाबाद। ये दैमाबाद क्या है, ये हड़प्पा काल के सबसे दक्षिणी साइड है जो महाराष्ट्र में स्थित है ना, इसका नाम है दैमाबाद। पूर्वी साइड कौन सा है, आलमगीरपुर। उत्तरी साइड कौन है, मांडा। और पश्चिमी साइड कौन है, सुरकोतला पाकिस्तान। तो 3 गो जो हड़प्पा कालीन साइट है ना, उत्तर पश्चिम, माफ कीजिएगा, उत्तर दक्षिण और पूर्व, ये इंडिया में है। और खाली पश्चिमी जो आखिरी साइट है वो पाकिस्तान में है, सुरकोतला। ठीक है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफा है, एलोरा की गुफा है, जंजीरा का किला पूछा गया था, बच्चे दांत खिसोड़ दिए थे। ये जंजीरा का किला पनवेल से आगे अलीबाग करके जगह है, उसी के बीच में आपको पड़ेगा। ये काफ़ी फेमस है जंजीरा का किला। कारला का गुफा भी महाराष्ट्र में है। माथेरन हिल स्टेशन, जहाँ पे आज भी टॉय ट्रेन चलती है, आप लुत्फ उठा सकते हैं इसके, खास करके बरसात के समय में जब कम बारिश हो रही हो, है ना। महाबलेश्वर हिल स्टेशन, जहाँ से आप कृष्णा नदी को उद्गमित करते हैं। महालक्ष्मी मंदिर, ये वेस्टर्न में है। मुंब्रा देवी मंदिर महाराष्ट्र की फेमस मंदिर है ना। इसके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज बिटेट के द्वारा बनाया गया 1911 में, ये ताजमहल होटल के ठीक सामने अरब सागर के किनारे पे स्थित है। जीवदानी माता मंदिर पहाड़ के ऊपर है। एकबीरा माता मंदिर जो महाराष्ट्र में जो कोली समाज होते हैं, मतलब कोली समाज मतलब जो अपने यहाँ सहनी लोग होते हैं, मतलब जैसा कि जिनका पेशा मछली वाला होता है ना, तो उन लोगों के लिए आराध्य देवी होते हैं एकबीरा देवी। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये पूर्णतः सही भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि भाई किसी के कल्चर के बारे में पूर्णतः ज्ञान तो नहीं हो सकता ना। जो आदमी जो जीता है और जो पढ़ता है, दोनों में फर्क है मेरे भाई, है ना। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में जो स्थित है, जहाँ से आप गोदावरी नदी निकलती है, तो ये सभी के सभी महाराष्ट्र में है। लेकिन मुझे लगता है एकबीरा देवी, है ना, को महाराष्ट्र में जो है जो आपका कोली समुदाय है वो ज़्यादा पूजा करते हैं। वैसे करते सभी है पूजा इनकी, जय माता दी। इनके अलावा महाराष्ट्र वर्तमान समय में भारत में सभी राज्यों में सबसे अधिक जीडीपी प्रोड्यूस करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जीडीपी में टॉप पे कौन है, महाराष्ट्र। इसे वित्तीय राजधानी कहा जाता है इंडिया का, महाराष्ट्र के मुंबई को, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में सबसे अधिक चीनी का मिल है, परंतु अब चीनी का जो उत्पादन वाली तमगा है ये अब यूपी के पास चला गया है। वर्तमान समय में 2023 के अंतिम डाटा के अनुसार सबसे अधिक चीनी का जो उत्पादन है ये यूपी में हुआ है। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जैन समुदाय के जो लोग हैं ये महाराष्ट्र में ही रहते हैं। वैसे जैन समुदाय से नाम से अपने को क्या लगता है कि गुजरात में रहता होगा, लेकिन जो रहने की बात आती है तो फिर महाराष्ट्र में रहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अधिकांश गुजरात के लोग भी जो हैं अपनी धंधा पेशा करते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे, मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग बाहरी हैं जो धंधा पानी में, रोजगार में लगे हुए हैं, जिनमें गुजराती लोग भी काफ़ी होते हैं, राजस्थान के लोग भी काफ़ी होते हैं, यूपी बिहार के तो होते हैं, वो तो हर जगह होते हैं। इनके अलावा यह महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार एक और क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि इनमें से कौन सी भाषा सबसे कम बोली जाती है। अब देखिए, इसका भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर ओवरऑल बात करेंगे कि इंडिया में जितने भी नॉमिनेटेड भाषा है उनमें सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है जनगणना 2011 के अनुसार, तो संस्कृत। इसे बोलते हैं कलयुग का आना, है ना। संस्कृत देव भाषा है। एक समय सतयुग वगैरह जहाँ पे संस्कृत ही चलती थी, आज ऐसा हो गया है कि देव भाषा सबसे कम बोली जाती है, ठीक है मेरे भाई। तो संस्कृत भी आंसर हो सकता है। अगर इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए होंगे हिंदी, बंगाली, मराठी, तो ये तीनों सीरियल बैच है। सबसे ज़्यादा हिंदी, फिर बंगाली और फिर मराठी बोली जाती है। अब इसके बाद कोई एगो भाषा रहेगा तो सबसे कम बोला जाएगा उन चारों में, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर लिए होंगे। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। अगर अंग्रेजी की बात करें तो मंदारिन, क्योंकि अंग्रेजी किसी रीजनल भाषा नहीं है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाता है, इसीलिए अंग्रेजी को हम गिनती नहीं करते हैं। तो कभी कभी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अंग्रेजी ऑप्शन में होती ही नहीं, मंदारिन होती है, और मंदारिन ही आंसर होती है। आई होप आप समझ गए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अंग्रेजी और मंदारिन दोनों है तो फिर अंग्रेजी हो जाएगा, लेकिन अंग्रेजी कोई रीजनल भाषा नहीं है। जैसे मंदारिन चाइना में ज़्यादा बोले जाते हैं, ऐसा नहीं, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। श्रीलंका में बोले जाने वाली भाषा आपका सिंहली है, इसे तमिल भी श्रीलंका में आप बोलते हो, तमिल, है ना। भूटान में जोंगखा बोलते हो, बांग्लादेश में बांग्ला बोलते हो, चीन में मंदारिन या चाइनीज बोलते हो, अफगानिस्तान में दारी या पश्तो बोलते हो, मालदीव में दिवेही बोलते हो, ये सब भाषा है। देखिए, श्रीलंका और बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल भी आपको जो है काफ़ी बार पूछे गया है, नेशनल फ्रूट, NF लिखता हूँ, है ना, NF, है ना, नेशनल फ्रूट। तो ये कटहल है ना, जैक फ्रूट जो है ये आपका श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रीय फ्रूट है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश में गालो भाषा बोली जाती है, त्रिपुरा में कोकबरोक भाषा बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राकस ताल से कौन सी नदी निकलती है, निकलता है इस प्रकार से, तो सतलज नदी निकलता है। देखिए, सतलज नदी का उत्पत्ति तिब्बत के राकस ताल झील से होती है। तिब्बत के मानसरोवर से 3 नदियां निकलती हैं जो इंडिया में भी फ्लो होती है ना, कौन है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। ये तीनों नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर के समीप से। समीप कहना सही रहेगा क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट से तीनों नहीं निकलता है, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा
ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर स्थित चेमाड्यूंग ग्लेशियर से होती है, जिसे स्थानीय भाषा में सांगपो कहते हैं तिब्बत में, और अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहते हैं, है ना। सिंधु नदी बोखारछू ग्लेशियर से निकलती है तिब्बती क्षेत्र में, बोखारछू ग्लेशियर से सिंधु और चेमाड्यूंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इनके अलावा 2022 में इनमें से किसे कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था बताए हैं, ई बुक में जाके देख लीजिएगा, पंडित एम वेंकटेश, है ना। इस प्रकार से ये गायन से जुड़े हुए हैं, कालिदास सम्मान इन्हें दिया गया था। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 उत्तम सिंह को दिया गया है। किशोर कुमार पुरस्कार 2022 धर्मेंद्र साहब को दिया गया था, यानी ये सनी देओल के पापा। इनके अलावा लता मंगेशकर पुरस्कार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों देता है, वो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, LD अवार्ड, है ना, LDA, लता दीनानाथ मंगेशकर, M भी लिख देता हूँ और फिर अवार्ड, है ना। तो ये वाला जो है ना, ये अभी बहुत न्यू पुरस्कार है ना, तो अभी 3 ही बार मिला है और तीसरा एडिशन 2024 वाला अमिताभ बच्चन को दिए जाने की बात किया है। तो इस पुरस्कार को इसमें नहीं घुसे रहेंगे, दिक्कत हो जाएगा। खाली लता मंगेशकर पुरस्कार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश देता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार लता दीदी के चैरिटी के द्वारा दिया जाता है, जो अभी तक 3 ही बार दिया गया है, पहला नरेंद्र मोदी, दूसरा आशा भोसले और तीसरा अमिताभ बच्चन को। रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध आपसे पूछ लिया है। देखिए रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध जो है ये आपका कहाँ पे रहेगा, तो ये भरतनाट्यम में रहेगा। देखिए अपने ई बुक का जो टॉपिक वाइज आपको साथ में मिलेगा उसका ये पेपर कटिंग है। देखिए CGL वाले बच्चों, सिर्फ ये नहीं आपको याद रखना है कि ये फला आदमी किस नृत्य से संबंधित है, आपको ये भी याद रखना है कि फला आदमी को फला पुरस्कार कब मिला है। अब देखिए बड़ा सा पोस्ट लेंगे आप, इंस्पेक्टर बनेंगे तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, तो इस प्रकार से आप जो है याद कीजिएगा। तो इस प्रकार से मैं बना दिया हूँ, आपको अवार्ड वगार्ड कब मिला है, कौन कौन से अवार्ड मिला है वो भी आपको साथ में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे किसको, रुक्मिणी देवी अरुणडेल को। कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए रुक्मिणी देवी अरुणडेल को 1965 में पद्म भूषण अवार्ड मिला है, 2 नंबर पे है पद्म भूषण, फिर है पद्म विभूषण नहीं मिला इन्हें। और ये आपका संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी 1957 में मिला है, और संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड 1967 में मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड में क्या फ़र्क है, कोई बच्चा बता सकता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो, है ना। देखिए पढ़ाकू की इसमें कोई बात ही नहीं है, कई बार बताया हूँ अगर आपको ध्यान हो। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें 1 लाख रुपए की राशि जो है आपको इनामी तौर पे दी जाती है, और इसमें आपको 3 लाख रुपए की राशि इनामी तौर पे दी जाती है। बाद बाकी अंग वस्त्रम और ताम्रपत्र दोनों में कॉमन है। फिर दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या है कि संगीत नाटक अकादमी 1 साल में कितने आदमी को दिया जाएगा इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, लेकिन जो फेलोशिप अवार्ड है वो एक लिमिट आदमी को ही दिया जाता है 1 वर्ष के लिए, ठीक है मेरे भाई। आ जाते हैं भरतनाट्यम के अन्य कलाकारों को देख लेते हैं, जैसे पद्मा सुब्रमण्यम 1981 में पद्मश्री, 2003 में भूषण, 2024 में भूषण, और आपका 1983 में आपका संगीत नाटक अकादमी। यामिनी कृष्णमूर्ति भी यह आपका इससे ही है, भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी भी कर लेती है। अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, कुमारी कमला, सोनल मानसिंह। देखिए कुमारी कमला से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, ब्रिटेन में एलिजाबेथ द्वितीय के ताजपोशी में परफॉर्म करने के लिए कौन गई थी, तो कुमारी कमला, है ना। सोनल मानसिंह ये ओडिसी भी कर लेती है। अमरवल बेल्ली, टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी, नर्तकी नटराज, कल्याण सुंदरम पिल्लई, सरोजा वैद्यनाथम और मुथु कनमल, बैजंती माला, ये सभी के सभी जो है भरतनाट्यम से है। विधानसभा के सदस्यता के बारे में कौन सा आहारता अनिवार्य नहीं, आहारता मतलब योग्यता, तो एक ऑप्शन शायद उसमें दिया गया था सरकारी कर्मचारी होना, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी कर्मचारी नहीं होना तभी आप लाभ के पद पे नहीं रहोगे तभी तो जाओगे, है ना। तो सरकारी कर्मचारी होना नहीं हो सकता है ना। तो यही आपके ऑप्शन होंगे। विधानसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का निम्न सदन होता है, मतलब जो राज्य के अंदर जो भी आपका ये होता है उनको क्या कह सकते हैं, विधानमंडल कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें विधानसभा जो है लो सदन होता है राज्य के अंदर। विधानसभा में मैक्सिमम सदस्य 500 और लोएस्ट से 60 हो सकता है। किसी भी राज्य के विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा में उपस्थित सदस्यों की संख्या से ही निर्धारित की जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तभी आपसे पूछा जाता है कि भाई विधान परिषद में मिनिमम सदस्य कितना, तो 40, मैक्सिमम तो उस राज्य के विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उनके 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा। ये सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, देखिए सूटेबल बॉय हो या सूटेबल गर्ल हो, दोनों के लेखक कौन है, विक्रम सेठा। ये अनसूटेबल बॉय करण जौहर। जितने भी कन्फ्यूजिंग पेयर है मैंने लिखा दिया है, माई लाइफ, डिफ़िकल्टी इन माई लाइफ, स्ट्रगल इन माई लाइफ, स्ट्रगल इज माई लाइफ,
ये सब क्या है, ये सब कन्फ्यूजिंग पेयर है, थोड़ा सा नुक्स अंतर होने से आंसर ही बदल जाते हैं। ये सब मैं करा दिया हूँ आपको, है ना। जैसे वेद समाज, देव समाज, ये भी कन्फ्यूजिंग पेयर है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे कन्फ्यूजिंग पेयर है, आपको मैं करा दिया हूँ, देखिएगा। विक्रम सेठ में द गोल्डन गेट, ए सुटेबल बॉय, एन इक्वल म्यूजिक। झुम्पा लाहिड़ी का किताब देखेंगे द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनक्वेश्चनड अर्थ। अरुंधति राय का देखेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। किरण देसाई के फिस्टिंग है ना, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा हाँ सही है, किरण देसाई का। अनीता देसाई का है फिस्टिंग फास्टिंग, ठीक है। किरण देसाई के द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इम्ब्लेम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रस्किन बॉन्ड द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, ये सब है ना, शशि थरूर की है नीचे। इस प्रकार से आप देख लेंगे। कल जो यहाँ से मालगुडी डेज हिस्टोरिकल आपका गाइड यहाँ से पूछा गया था, है ना। चलते हैं 2019 में किस असमिया गायक को जो है भारत रत्न दिया गया था, इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका को भारत रत्न 2019 में मिला था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है और सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था, एस राधाकृष्णन साहब को। 2024 में 5 भारत रत्न के विजेता कौन है, पीवी नरसिम्हा राव, एस राधाकृष्णन, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर, जो आपके सामने हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम महिला इंदिरा गांधी, प्रथम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, प्रथम संगीतज्ञ एम सुब्बालक्ष्मी 1998 कर्नाटक संगीत की महारानी कहलाती है। भारत रत्न जिन जिन संगीतज्ञ को दिया गया इनमें नाम है एम सुब्बालक्ष्मी, पंडित रविशंकर 1999, बिस्मिल्लाह खां 2001, लता मंगेशकर 2001, पंडित भीमसेन जोशी 2008-2009, भूपेन हजारिका 2019। दंती दुर्गा किस वंश से संबंधित है भैया। दंती दुर्गा जब भी बोलता था तब भी मैं थोड़ा सा मुझे हंसी लग जाती है, कैसा नाम है, दंती दुर्गा, दंती दुर्गा, ठीक है। तो ये राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने जो महाराष्ट्र में गुफाएं हैं उनको संरक्षण प्रदान किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिगुटीय संघर्ष या फिर त्रिपक्षीय विवाद जो है ये किन 3 वंशों के बीच हुआ, तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल का संस्थापक गोपाल, प्रतिहार का नागभट्ट प्रथम और राष्ट्रकूट का दंती दुर्गा। किसके मामले पे, कन्नौज के मामले पे। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कुजुल कफडीसेस। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, ठीक है मेरे भाई। अनुच्छेद 48 या 49, देखो दोनों बताए हैं बच्चे ने, अब दोनों में से कौन सा पूछा है मैं दोनों का आंसर देता हूँ। दोनों क्या 50 को पूछेगा, 50 मेरा बच्चा कोई भी छोड़ के नहीं आएगा, ठीक है। कल भी बताया था, आज जो PDF आपके एनालिसिस वाला टेलीग्राम पे भी डाल दिया हूँ, वहाँ भी आप देखेंगे, है ना। एनालिसिस का PDF हमेशा मेरे पास फ्री रहता है, इसका कोई चार्ज नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आया अगर मैं हूबहू आपके साथ शेयर किया उसका क्या पैसा भाई, उसका क्या चार्ज, ये कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ उन्हीं का चार्ज करता हूँ जिसमें मेरा कुछ खर्च हुआ है। अगर मेरा कुछ खर्च नहीं होता, जब मैं पहले ऐसे ही करता था, कम पढ़ाता था, एक का मतलब तो मैं ऐसे ही देता था, लेकिन इसके पीछे जो आदमी लोग लगे हैं जो क्वेश्चन टाइप कर देते हैं, कोई आपका व्हाट्सअप संभाल रहा है, तो उनका भी कुछ ना कुछ हक बनता है, तो ये मैं अपने घर से तो नहीं दूंगा। तो इसीलिए है ना, जो कुछ भी निकलता है उन लोगों का है, ठीक है मेरे भाई। तो आप इसको ये ना समझे कि मैं फ़ी लेता हूँ, फ़ी लूँगा तो फिर दिक्कत है ना, और मैं लूँगा भी नहीं कभी। जितने बच्चे मुझे दिल से पसंद करते हैं, अगर आज मैं एप्लीकेशन बना लूँ तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1000-2000 बच्चे ऐसे ज़रूर हैं कि फट से आज ही इनरोल हो जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं, पैसा लेके नहीं पढ़ाना है, ठीक है। देखिए 48 जो है ये पर्यावरण के संरक्षण से, 49 जो है ये लोक हित के स्थलों को संरक्षण प्रदान करने से, मैंने कल ही आपको बताया था, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 DPSP, और DPSP का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य बनाना। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अपने संविधान के अंदर कितने पार्ट में विभाजित है आपका DPSP, 3 भाग में, गांधीवादी, समाजवादी, उदार बौद्धिक। यह किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार जो है न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय होता है। मौलिक अधिकार विषम परिस्थिति में बदल जाते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार में भी 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो नहीं बदलते हैं, 20 और 21। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे 40 ग्राम पंचायत का गठन, 44 समान नागरिक संहिता, 42 प्रसूति सहायता, 39 के समान विधि एवं निःशुल्क न्याय, 48 का ए कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीव का संरक्षण, 50 कहते हैं कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव, 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, 51 का ए कहता है मौलिक कर्तव्य जो बाद में 1976 में ऐड किया गया था 42वां संविधान संशोधन के द्वारा।
भारतीय रेल का प्रचालन किन दो स्टेशनों के बीच पहले हुआ था? देखिए कहाँ ना कहाँ, कल डलहौजी वाला जब अवध का संरक्षण मतलब अवध को कब अधिकृत किया अंग्रेजों ने 1856, वहाँ पर मैं बता दिया था। भारतीय रेल की प्रचालन मुंबई से ठाना हुआ था, 34 किलोमीटर की दूरी तय करा था, 16 अप्रैल 1853 को स्टार्ट हुआ था। गवर्नर डलहौजी था। डलहौजी के समय राज हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को 1848 में ब्रिटिश राज के अंतर्गत मिलाया गया था। अवध को 1856 में मिलाया गया था। भारतीय रेल दुनिया में चौथा स्थान रखता है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो इंडिया की सबसे फास्ट ट्रेन है, जिसे ट्रेन 18 भी कहते हैं वर्तमान में, तो ये जो है 2019 में बनारस से दिल्ली के बीच पहली बार चलाई गई थी। रेल बजट को आम बजट से 1924-25 में एक वर्थ कमेटी के अनुसार अलग किया गया था। फिर 2017 में जम्मे पास किया गया, यानी दोनों को कंबाइंड में पेश किया गया। हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की घाटी को क्या कहते हैं? एक दिन बताए हैं जी, दून। और ये भी बताया है कि सबसे बड़ा दून कौन है इंडिया में? देहरादून। ठीक है मेरे भाई, है ना। ये क्या होता है? 3 या 4 तरफ से पहाड़ी इलाके से घिरे हुए भाग को भी आप दून कह सकते हो, अगर ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज को छोड़ दिया जाए कि हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच के घाटी को क्या कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो सादा भाषा में भी उतर जाओ, जमीन पे आ जाओ गुरु, तो ये दून हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी दून उत्तराखंड है। शिवालिक सबसे नवीन हिमालय के जितने भी पार्ट हैं, 4 पार्ट है वैसे, है ना, तो सबसे जो नवीन पार्ट है निर्मित, वो कौन सा है? शिवालिक है। शिवालिक सबसे दक्षिणी भाग भी है, सबसे जो है साउथ ईस्ट एरिया भी है। पहाड़ी इलाके के आसपास के क्षेत्र ऊपर स्थित समतल भूमि को क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। मान लीजिए ये है आपका पहाड़ी, ये है पहाड़, इतने ऊंचे पहाड़ है ये। अब ये जो छोटे छोटे ऊंचाई वाले हैं तो इसे क्या कहेंगे? ऊंच का नहीं, इसको कहते हैं पठार। और पठार हमेशा पहाड़ से कम ऊंचाई की होती है। एक लेवल है, एक पैमाना है कि इतने ऊंचाई तक ही पठार कहलाएंगे, इससे ऊपर हो जाएगा तो पहाड़ कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, जैसे आप नदियों के द्वारा कई प्रकार की कलाकृतियां देखते हैं, भी आकार की घाटी देखते हैं, है ना, गड्ढा देखते हैं, मन देखते हैं, है ना, प्लाया भी देखते हैं, है ना, तो ये सब भी पहाड़ के पास भी होता है ऐसा कि भाई पठार कहलाओगे तुम, समतल भूमि कहलाओगे तुम, बुग्याल कहलाओगे, ये वाली एरिया दून कहलाएगा, ये पहाड़ कहलाएगा, है ना। तो इस प्रकार से तो जो पहाड़ से छोटे छोटे पहाड़ जो होते हैं ना पहाड़ के पास होते, पठार कहते हैं। ठीक है, जैसे डेक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, आपका छोटा नागपुर का पठार, है ना। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे पॉइंट कि जो भाई हिमालय है, मान लीजिए ये हिमालय है, तो ये जो समतल भूमि ऊंचाई पे जाके बन गया है, यहाँ पे जो घास की मैदान पाए जाते हैं उसे बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल। पढ़ाया है। हिमालय को नदियों के आधार पे आप 4 भागों में बांटे हैं। सबसे पहले पंजाब या कश्मीर या हिमाचल हिमालय, तीनों का एक ही नाम है। ये सिंधु से सतलज नदी के बीच में है। कुमायूं हिमालय, आपका सतलज से काली नेपाल हिमालय, काली से तिस्ता असम हिमालय, तिस्ता से देहांग। हिमालय का निर्माण यूरेशियन और इंडियन प्लेट के टकराने से हुई है। हिमालय बलित पर्वत का उदाहरण है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है ना। सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8850 जो दुनिया में सबसे ऊंची चोटी भी है, और नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। हिमालय के स्थान पे प्राचीन काल में टेथिज सागर हुआ करता था। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा की आगामी बैठक 11 दिसंबर 1946, परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, जिसकी स्वीकृति कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा आपके एग्जाम में जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कौन कौन से फैक्ट आते हैं, जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूं आपके साथ। आपके एग्जाम में जवाहरलाल नेहरू से संबंधित निम्नलिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1929, तो जवाहरलाल नेहरू। बीआरओ की स्थापना किसके प्रयास से हुआ? 1960 में, जवाहरलाल नेहरू। पीएसयू कंपनी को आधुनिक भारत में मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना। ग्राम पंचायत के विषयों पर जोर देने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक दिन तक प्रधानमंत्री पोस्ट पर रहने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। सिंगोल को सबसे पहले प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ये जो रिकॉर्ड है सबसे अधिक दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहने का, अब शायद टूट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अभी तक तो है। बुलर झील का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
कौन से नदी बारामूला के किनारे को धोता है या बारामूला से बहते हैं? बारामूला जम्मू कश्मीर में एक जगह है जहां से झेलम नदी बहते हैं। तो बहरहाल दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग बताइएगा कि इन दोनों में से मेरे कथनानुसार कौन सा कथन सही है, जो मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूँ या फिर जो लिखित रूप से लिखा गया ये, या फिर दोनों था। ठीक है, बुलर झील का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक विधि से हुई है। बुलर झील इंडिया ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत में सबसे बड़ी झील जो है ओवरऑल वेम्बनाड है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का उड़ीसा है, वेम्बनाड केरला है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। 5 महान झील में मिशिगन ही एक ऐसा झील है जो सिर्फ अमेरिका में बहते हैं। बाद बाकी आपके जो झील हैं वो अमेरिका और कनाडा में बहते हैं, लेकिन जो एक मिशिगन है 5 झीलों के समूह में, ये सिर्फ अमेरिका में ही रह जाता है। इधर वाला पार्ट अमेरिका है, जो थोड़ा डार्क दिख रहा है वो कनाडा है। ठीक है, जैसे आपका मिशिगन है, लेक हारून है, सुपीरियर है, ओंटारियो है, ईरी है। ये 5 झीलों को महान झील की संज्ञा दी गई है। यहाँ पे मैं नीचे में वो क्वेश्चन लिख भी लिया हूँ, बारामूला में कौन सी नदी बहती है। कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CO3 होता है। ये मेटामॉर्फिक चट्टान का उदाहरण है। एक क्वेश्चन कल ये भी पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर कोई सा भी कंटेंट आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। और फिर से बता दूं, सभी पेड क्लास पे भारी है। आपको SSC के लिए दुनिया जहान नहीं करना है, एक ई बुक पढ़िए और ई बुक जब पढ़ लीजिएगा तो हमें बताइएगा और हम कुछ बताएंगे। लेकिन ई बुक ही अपने आप में सफिशियंट है और आज तक ही नहीं 2025 तक सफिशियंट रहेगी। पूरा 2026 भी के यहाँ कुछ समय के साथ करंट के क्वेश्चन बदल जरूर जाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट तब भी रहेगा। तो बहुत ही किफ़ायती दरों में आप लोगों को सिर्फ सफल बनाने हेतु ही है योजना मान लीजिए। एक तरीके से मैं क्या है भाई, एक तरीके से क्या है, आपका सेवा ही कर रहा हूँ दोस्त। अगर दूसरे एंगल से आप सोचो तो आपके मन में ज़रूर आता होगा तुम अपने लिए करते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने लिए करता तो ज़रूर ही हूँ, स्वार्थ तो मेरा भी छुपा है, लेकिन उतना नहीं जितना आप सोच रहे हो, है ना। सिर्फ इतना है कि आप लोग सफल हो, अपने अपने नाम रोशन करो। क्योंकि मुझे पता है कि, है ना, इस स्थिति में जब ये सूचना मिलता है कि फला का बेटा सेलेक्ट हो गया, तो उनके घर में जो एक थोड़े ही समय के लिए, फिलहाल बाद में तो सब नॉर्मली हो जाता है, लेकिन वो एक अलग टाइप का होता है। ठीक है मेरे भाई, तो इन दिन दिखाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, पढ़िए मन से। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।